दोस्तों 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूँ। अब बिल्कुल कम समय है क्योंकि तैयारी के लिए मान लीजिए हमारे पास अब 4 से 5 ही घंटे बचे हुए हैं। 4-5 घंटे हमारे पास बचे हुए हैं और हमें क्या है अच्छे से तैयारी अब करनी है। ओके, तो आपको अब तैयारी करने का टाइम नहीं, अब रिवीजन का टाइम हो गया है। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ये पार्ट आपका 2 रहने वाला है। अब कम समय में आपको तैयारी करना है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको करना है, जब मैं आपको जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन का जो थ्योरी वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है वो पॉइंट वाइज पॉइंट होता है। तो मैंने आपको पॉइंट आपको तैयार करना है और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन एकदम रटना नहीं है, उनको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। मतलब रटना भी है क्योंकि जो बिल्कुल समझ लायक टॉपिक आपको ना लगे उनको रटने का प्रयास करिएगा। ओके, और जो आपको समझ सकते हैं उसे समझने का प्रयास करिएगा। बाकी किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बता देता हूं, तो उनको आपको जरूर पढ़ के रखना है। इससे पहले मैं आपको 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण बता दिए, 3 अंकी वाले बता दिए, तो 4 अंकी भी हमने क्या कवर कर लिए इस वीडियो में। कुछ और क्वेश्चन रह जाते तो वो कवर करा दूंगा, तो 4 नंबर वाले भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वस्तुनिष्ठ वीडियो दी हुई है तो आपको करना है 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आपको तैयारी करते जाना है। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो 95% बन जाती है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दोस्तों हमें लाभ हानि वितरण खाता में क्या तैयार करना है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ लाभ हानि वितरण खाता किस तरीके से तैयार करना है, तो प्रैक्टिस आप इसे कर लीजिए अच्छे से। तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में आपको अंतर बताना है। इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। ओके, अब आपका इस प्रकार से भी आ सकता है स्थायी पूंजी खाता से संबंधित आप पॉइंट लिखिए। ओके, या स्थायी पूंजी खाता किसे कहते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाता किसे कहते हैं, तो वो भी आपको तैयार करके रखना है। 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण मैंने आपको कवर भी कराया था। तो स्थायी पूंजी खाता क्या है, इस खाते में केवल पूंजी का ही लेखा किया जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में इस खाते पूंजी के अलावा अन्य लेन देन जैसे पूंजी पर ब्याज, कमीशन, आरण पर उस पर ब्याज, लाभ, वेतन आदि का भी लेखा किया जाता है। अब स्थायी पूंजी खाता में इस खाते में शेष सदैव क्रेडिट रहता है। परिवर्तनशील पूंजी खाता में इस खाते में शेष डेबिट भी हो सकता है। स्थिर स्थायी पूंजी खाता, इस खाते में पूंजी क्या है सदैव स्थिर रहती है, इसे स्थिर या स्थायी पूंजी खाता कहा जाता है। परिवर्तनशील खाते में जो पूंजी होती है वो क्या है, परिवर्तित होती रहती है। स्थिर पूंजी खाता में इसमें चालू खाता बनाया जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता में चालू खाता नहीं बनाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साझेदार की वर्ष के मध्य मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक के लाभ की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन एक दिया हुआ है कि वर्ष के मध्य में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो संलेख में वर्णित विधि द्वारा चिट्ठे की तिथि से मृत्यु तिथि तक लाभ का हिस्सा मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को दे होगा। इसके समांतर निम्न 2 विधियां होती है। क्या हो जाता है इसमें कि अगर साल में के बीचों के मध्य में साझेदार उसकी मृत्यु हो जाती है तो अब उस मृत्यु होती है साझेदार की, तो उसके उत्तराधिकारी को क्या है जो पैसे देने पड़ेगा, लाभ देना पड़ेगा। तो हमें लाभ की गणना करनी पड़ती है। तो जो साल के शुरुआती से मध्य में जहाँ सबके उसकी मृत्यु हुई है तब हमें लाभ की गणना करनी है। तो उसकी विधियाँ पूछी जाती है। तो आपकी 2 विधि होती है, जैसे एक समय के आधार पर, दूसरा है कुल व्यक्ति के आधार पर, और उनको थोड़ा बहुत डिटेल से बताया जा रहा है। तो एक बार का फॉर्मूला आपको देख कर रख लीजिए किस तरीके से रहेगा, समय के आधार पर किस प्रकार से रहेगा और कुल बिक्री के आधार पर किस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ज़्यादा आसान ही क्वेश्चन रहने वाला, मतलब पढ़ते ही आपको ये तैयार हो जाएगा कि किन दशाओं में साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है, समझाइए। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या है यह स्थिति है कि साझेदार को फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो एक सूचना देकर अगर साझेदार की इच्छिक सूचना साझेदारी की दशा में कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को सूचना देकर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। यानी हमारी इच्छा है कि हमें इस व्यवसाय में काम नहीं करना है तो हम क्या एक पत्र लिखेंगे और सभी साझेदारों को दे देंगे। ओके, तो सभी साझेदारों से बताकर कि ये अब इसमें काम नहीं करना है और अपने क्या अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। वृद्धावस्था के कारण अगर आपके बूढ़े हो चुके हैं, अधिक आयु हो गई है, तो इस कंडीशन में और आपका क्या कार्य करने में असमर्थ है तो अपनी वृद्धावस्था के कारण भी फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अवस्था अस्वस्थ होने पर, अस्वस्थ यानी जब बीमार हो जाते हैं, जब कोई साझेदार ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है जिससे वह सक्रिय रूप से कार्य करने योग्य नहीं रहता है तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। मतभेद हो जाने के कारण आपसी में क्या है जो साझेदार है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या है साझेदार उसमें होते हैं कंपनी में, उनमें आपसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो भी क्या है साझेदारी फर्म में से अवकाश ग्रहण हो सकता है। बाकी ये दिया हुआ सॉल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम देखें तो उसमें आपको दोस्तों जनरल एंट्रीज करनी है। तो इसमें जनरल एंट्रीज आपका दिया हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन किस तरीके से देना है वो आप देख लीजिए, किस तरीके से आपको तालिका बनानी है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंशों का बट्टे पर निगमन करने के लिए किन किन शर्तों को का पूरा किया जाना अनिवार्य होता है। अंशों का अगर बट्टे पर निगमन करना है
कौन कौन सी शर्तों का पूरा किया जाना चाहिए, तो क्रम से ये शर्तें दी हुई हैं। तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार अंशों की कटौती पर केवल कुछ दशाओं में ही निगमित किया जा सकता है। ओके, धारा 79 के अनुसार कंपनी अंशों को कटौती पर तभी निगमित कर सकती है जब निम्न शर्तें पूरी हो, ये शर्तें पूरी होती हैं, ये दिया हुआ है। ओके, तो इन शर्तों को आपको तैयार कर लेना है, इन शर्तों का पूरा करना अनिवार्य है। तो 4 शर्तें हैं, एक बार एकदम पढ़ के रख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्न सूचनाओं से अप्रत्यक्ष विधि के संचालन क्रियाओं के रोकड़ प्रभाव विवरण की गणना करना है। आपको रोकड़ प्रभाव की गणना इसमें किस तरीके से करना है वो आपको देख लेना है। ओके, ये आपका मतलब थोड़ा अलग सा देने वाला है रोकड़ प्रभाव गणना, इसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है, तो इसको आपको देख लेना है। ओके, 4-5 टाइप तालिका वाले, तो आपको इसके साथ ही जैसे रोकड़ प्रभाव विवरण आपको तैयार करना है, रोकड़ प्रभाव की गणना यहाँ करनी है, इसके साथ ही आपका जनरल एंट्रीज वाला हो जाता है। तो सारे प्रकार के क्वेश्चन को आपको यहाँ तालिका वाले देख कर रखना है। ओके, हर टाइप से क्वेश्चन से एक आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट, निम्न सूचनाओं से संचालन क्रियाओं की रोकड़ प्रभाव की विवरण की गणना कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट, साझेदारी की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। साझेदारी की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है और आपका ये एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन आपका आया था अभी। ओके, बस एक बार नॉर्मल तरीके से पढ़ के रखिएगा। तो साझेदारी की 4 विशेषताएं, तो व्यवसाय, एक से अधिक व्यक्ति का होना, साझेदारों के बीच समझौता होना और असीमित दायित्व, ये है साझेदार की विशेषताएं। व्यवसाय किस प्रकार से, साझेदारी संगठन के लिए व्यवसाय का होना क्या अनिवार्य होता है। साझेदारी संगठन कब होगा, जब कोई ना कोई व्यवसाय चल रहा हो। जब तक व्यवसाय का अस्तित्व नहीं आता है तब तक साझेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर एक से अधिक व्यक्ति होना, साझेदारी संगठन में कम से कम 2 व्यक्ति या तथा अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकते हैं, वो बताया जा रहा है। फिर साझेदारी के बीच समझौता, साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि समझौते के बीच साझेदारों के बीच समझौता हो। समझौता लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, किंतु लिखित समझौता साझेदारों के हितों में होता है। असीमित दायित्व, साझेदारों का दायित्व असीमित होते हैं। यदि साझेदारों के ऋण को चुकाने के लिए फर्म की संपत्तियां अपर्याप्त हो जाती हैं तो साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पूरा इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से वीडियो पोस्ट करके। फिर इसमें क्या लाभ हानि विवरण खाता बनाना है आपको, और आपसे दोस्तों बनता है तो आप क्या है तुरंत ही वीडियो पोस्ट करके इसका तैयार कीजिए लाभ हानि विवरण खाता। तो दोस्तों सॉल्यूशन आपको ये दिया है, पूरा तालिका आपको क्या प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने वाला, इतना शॉर्ट नहीं कि मैं आपको समझा सकूँ, तो एक बार आपको क्या अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको कौन सा तैयार करना है, नेक्स्ट वाले में आपको लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है, लॉस प्रॉफिट एडजस्टमेंट आपको अकाउंट बनाना है। ओके, इसके बाद ही साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों यहाँ आपको तैयार करने हैं और इन आपके दिए हुए इन पॉइंटों के आधार पर। ओके, पूरा यहाँ डिटेल से बताया गया, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। प्रैक्टिस दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आना फिक्स है, और टॉपिक भी बताते जा रहा हूँ किस टाइप से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो भी मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। अब वो होगा नाम चेंज कर दिया जाएगा। ओके, जो रकम है वो चेंज की जाएगी, फॉर्मेट आपका यही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात को आपको अंतर बताना है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर दिया हुआ है, तो इसे भी देख लीजिएगा। नया लाभ विभाजन अनुपात वह अनुपात है जिसमें सभी साझेदार फर्म के भावी लाभों का आयोजन करते हैं, जबकि त्याग अनुपात में वह अनुपात है जिससे पुराने साझेदार अपने हिस्से के लाभ को नए साझेदार के पक्ष में परित्याग करते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात का संबंध सभी साझेदारों से है, जबकि त्याग अनुपात का संबंध केवल क्या पुराने साझेदारों से होता है। नए लाभ हानि अनुपात की आवश्यकता फर्म के लाभों को सभी साझेदारों के वितरण के लिए पड़ती है, जबकि त्याग अनुपात की आवश्यकता नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई राशि को पुराने साझेदारों के बांटने के लिए करनी पड़ती है। नया लाभ माइनस विभाजन अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, क्योंकि त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये दोस्तों आपको पॉइंट जरूर याद करना है। इस टाइप के जो पॉइंट होते हैं आपके जो फॉर्मूला टाइप के बन जाते हैं वो दोस्तों आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रोकड़ प्रभाव विवरण और रोकड़ बजट में आपको अंतर बताना है। ये आपका क्वेश्चन अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में था इस टाइप का क्वेश्चन। तो एक बार अब जैसे अब क्वेश्चन था तो इसके रिपीट होने कम चांस है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जब मैं कह रहा हूँ कि आपका एक क्वेश्चन अभी आ चुका है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है। ओके, बिल्कुल नहीं छोड़ना, पढ़ना है, लेकिन नॉर्मल तरीके समझना है, एकदम ज़्यादा बिल्कुल तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिस प्रकार से पूरा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूरा मैं क्वेश्चन दिया हुआ हमें क्या निकालना है, जनरल प्रविष्टि करना है। जनरल प्रविष्टि आपको तैयार करना है, जनरल एंट्री से आपको बनाना है, पूरा एक जनरल एंट्रीज दिया हुआ है। तो ओके, तो वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको जनरल एंट्रीज तैयार करनी है। जैसे कंपनी की अंश पूंजी के भेद या प्रकार बताइए। कंपनी की अंश पूंजी होती है उसके आपको प्रकार बताने हैं। तो इसके प्रकार किस प्रकार से हैं, पहले अधिकृत अंश पूंजी, दूसरा निगमित अंश पूंजी। ओके, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं आपको बताता हूँ अंश पूंजी के प्रकार। आगे है दोस्तों आगे प्रार्थिक अंश पूंजी और चौथी है याचित अंश पूंजी।
तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमा आपको बतानी है। रोकड़ प्रवाह जो वितरण है इसकी सीमा क्या है, अपूर्ण स्थानांतरण। रोकड़ बहाव विवरण में आय वितरण का स्थापन नहीं है क्योंकि रोकड़ बहाव विवरण द्वारा प्रदर्शित शुद्ध रोकड़ बहाव आय वितरण द्वारा प्रदर्शित शुद्ध लाभ के बराबर नहीं होते हैं। तरल स्थिति का चित्रण दिया इसी प्रकार से, रोकड़ आसन्न मध्य दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति की जानकारी नहीं, ये आपके रोकड़ बहाव विवरण की सीमाएं। तो इसे भी तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने 4 अंक वाले अति महत्व प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। इसके पहले मैंने 2 अंक 3 अंक वाले महत्व प्रश्न बताए थे, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्ले पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई हो दोस्तों को वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।